हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। अपना चैप्टर 7 चल रहा है और 7 चैप्टर में हम पढ़ रहे थे तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था अब तक कि तत्वों का वर्गीकरण देने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहला प्रयास किया था डॉबे-रायनर नामक वैज्ञानिक ने। डॉबे-रायनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था और त्रिक सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि जब तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो यानी कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो तीन तत्वों के समूह बनाए थे ना हमने। तो पहले और तीसरे तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन ये जो वर्गीकरण था ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड्स, और न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक सिद्धांत दिया था। न्यूलैंड्स ने अपने अष्टक सिद्धांत में बताया था कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। और इसने न्यूलैंड्स ने अपने सिद्धांत की जो तुलना थी वो किसके साथ की थी? संगीत के 7 सुरों के साथ, सारे गामा पादा नी, ये जो सुर थे इनके साथ इस सिद्धांत की तुलना की गई थी। लेकिन ये सिद्धांत भी नहीं चल पाया। इन दोनों वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के सिद्धांत को असफल होने के बाद तीसरे नंबर पर वैज्ञानिक आए मेंडेलीव। और मेंडेलीव वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के लिए सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई। मेंडेलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो मूल गुणधर्म माना था वो था तत्वों का परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई और उस सारणी के अंदर कुछ खड़ी लाइनें खींची, कुछ क्षैतिज लाइनें खींची। जो खड़ी लाइन खींची थी उनको तो इन्होंने वर्ग बोला, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उनको तो वर्ग बोला था, और जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको इन्होंने आवर्त कहा था। तो मेंडेलीव ने जब तत्वों का वर्गीकरण दिया तो उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे स्टूडेंट्स? 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्वों को वर्गीकृत करते समय इन्होंने अपनी जो आवर्त सारणी बनाई, उस आवर्त सारणी के अंदर कितने आवर्त बनाए इन्होंने? अपनी आवर्त सारणी के अंदर जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, यानी कि जो समूह थे वो तो 8 थे और आवर्त जो थे वो 6 थे। 8 वर्ग बनाए और 6 आवर्त बनाए। मैं इस तरह से इशारा कर रहा हूँ, तो ऊपर से नीचे की जो लाइन है वो तो वर्ग कहलाएंगी और इस तरह की जो लाइन है वो आवर्त कहलाएंगी। तो 8 तो ऐसी समूह कह रहे हैं जिनके, और 6 ऐसी जिनको आवर्त बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो इन्होंने अपने आवर्त सारणी बनाते समय एक अपना आवर्त नियम भी दिया था और उसको चेक करते हैं हम आवर्त नियम को। ठीक है ना? तो देखो मेंडेलीव के बारे में मैं नोट कर रहा हूं। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडेलीव को जाता है। ठीक है? छोटे छोटे प्रश्नों के लिए लिख रहा हूं मैं। मेंडेलीव ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया तो इनके समय कितने तत्व ज्ञात थे बताओ? 63 तत्व ज्ञात थे। जब मेंडेलीव ने वर्गीकरण दिया था उस टाइम पर कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। और मुख्य बिंदु इसका क्या है? मेंडेलीव ने तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान को माना।
परमाणु भार कह दो चाहे परमाणु द्रव्यमान कह दो, भार लिख दो, ठीक है ना। मूल गुणधर्म, जब तत्वों का वर्गीकरण दिया था ना, तो सबसे प्रमुख गुण कौन सा माना तत्व का? परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। इसने तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया? इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान, चाहे भार कछु लिख दीजिए, के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया और आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। इनकी आवर्त सारणी जो थी, इनकी आवर्त सारणी में आठ ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे, जिनको वर्ग या समूह कहा गया तथा 6 क्षैतिज पंक्तियां थीं, जिनको आवर्त कहा गया। देखो बना के बता दूं मैं, बोली इस तरह से तो 8 स्तंभ है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, 5 स्तंभ, इस तरह से। और इसमें इस तरह से लाइन थी। तो अब तुमको सीधे खड़े खम्मा, जैसे देखो 1 2 3 4 5, इनते तो क्या कहेंगे? वर्ग या समूह, ठीक है ना। ये तो सबरे सबरे क्या कहलाएंगे? वर्ग या समूह। और देखो क्षैतिज पंक्ति, इनते क्या कहेंगे? आवर्त। अगर या फिर इन खाने में तत्वन्य लिखते चले जाएंगे, ठीक है। खाने में क्या लिखते चले जाएंगे? तत्वन्य। तो वर्ग और आवर्त कैसे रहेंगे, ये आपको समझ आने चाहिए। सीधे खड़े खम्माएँ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ कह सकें, बिंदे तो वर्ग और समूह कह रहे हैं। क्षैतिज पंक्तियाँ जो आड़ी आड़ी लाइन है, उनसे क्या कहेंगे? आवर्त, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया? मेंडेलीफ ने, इन्होंने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्ग में बांट दिया। 2 उपवर्ग ए तथा बी में बांटा। इनने जो सारणी बनाई ना, वह सारणी में एक जो वर्ग हो, जैसे ई एक वर्ग है, इसके 2 उपवर्ग बना दिए ऐसे। ई तो वर्ग जैसे फर्स्ट है वो, और यहाँ में ए और बी, तो याद बोलेंगे फर्स्ट ए फर्स्ट बी। अब ये आवर्त आगे, समझ में आ गई बात। तो एक वर्ग के 2 उपवर्ग बना दिए। जब तत्वों के लिए आवर्त सारणी बनाई थी, तो एक वर्ग के लिए कितने उपवर्ग बनाए इसने?
2 उपवर्ग बनाए थे। मेंडेलीफ द्वारा दिया गया आवर्त नियम, और इस आवर्त नियम को बच्चों बोल सकते हैं हम मेंडेलीफ आवर्त नियम। और ये क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मेंडेलीफ द्वारा दिया गया आवर्त नियम लिखो 1 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो आपको ये नियम याद रखना है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडेलीफ के द्वारा दिया गया आवर्त नियम था। तो बच्चों देखो, मेंडेलीफ ने जब तत्वों का वर्गीकरण स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर उन्होंने क्या क्या काम किया अपने आवर्त सारणी बनाने के लिए, उसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट कर दिया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो लाइन लिखी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक लाइन को आप सेलेक्ट करके लर्न करना है, याद करना है, ठीक है ना। सभी ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर नोट कर दी हैं। अब देखते हैं हम कि मेंडेलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई जिसमें उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण दिया था, उस आवर्त सारणी के क्या तो गुण हैं, उसमें क्या गुण हैं, उसके गुण नोट करने हैं हमको। और उस आवर्त सारणी के अंदर कोई कमी भी अगर रह गई हो तो उन कमियों को भी हमको लिखना है। तो इसका जो प्रश्न आता है बोर्ड की परीक्षा में वो क्या आता है कि मेंडेलीफ आवर्त सारणी के गुण तथा दोष लिखो, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मेंडेलीफ आवर्त सारणी के गुण और दोष के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेंडेलीफ जिस समय अपने आवर्त सारणी बना रहा था तो आवर्त सारणी के बनते समय ही तुरंत उस टाइम पर अक्रिय गैसों के बारे में भी पता चल गया था। अक्रिय गैस जिनको निष्क्रिय गैस कह सकते हो, उत्कृष्ट गैस कह सकते हो, नोबल गैस कह सकते हो। और ये कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिडोन, रेडोन, ये क्या हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं। और ये इनको उत्कृष्ट गैस इसलिए कहते हैं कि ये किसी के साथ कोई अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं, यानी कि बहुत ही अक्रिय तत्व होते हैं, किसी के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। तो ये बहुत ही अक्रियशील तत्व थे, इसलिए इनका पता बहुत देर से चला, लेकिन आवर्त सारणी के बनते समय इनका पता चल गया था। तो मेंडेलीफ ने इन उत्कृष्ट गैसों को भी अपनी सारणी के अंदर व्यवस्थित कर दिया था, ठीक है ना, व्यवस्थित कर दिया। तो ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि हो गई कि भाई हैंड टू हैंड कोई एलिमेंट, कोई तत्व को खोजा गया और उसको तुरंत ही आपने व्यवस्थित कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इसको, ये सब जो गैस हैं आपने खोजी है, इन सभी गैसों के जो गुणधर्म हैं वो सब के सब समान हैं, सभी गैसों में, इसलिए इनको सबको एक साथ एक ही वर्ग में व्यवस्थित कर देते हैं। तो उत्कृष्ट गैसों के लिए उन्होंने अलग वर्ग बना दिया। तो ये एक इनकी उपलब्धि हो गई। और एक उपलब्धि और बताता हूँ, मेंडेलीफ ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो उन्होंने क्या कहा कि बीच बीच में कछु खाली स्थान छोड़ दिए।
भाई परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही तो व्यवस्थित किया था। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करे थे तो उन्होंने क्या बीच बीच में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए, परमाणु भारण में अंतर ज़्यादा आ रहा होगा। जैसे अगर आपको यहाँ 20 परमाणु भार का तत्व मिल गया और अब यहाँ मिल रहा है आपको 25 को, तो 20 से 25 के बीच में एक दो तत्व और आ सके ना। 22 परमाणु बार बार खोज लियो जाए, बाई चांस 24 बार खोज लियो जाए तो फिर बिन्ने कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए इसने क्या किया कि बीच बीच में कछु खाली स्थान छोड़ दिए। अब बीच में जो ये खाली स्थान छोड़े थे, इन खाली स्थानों से वैज्ञानिकों को बल मिला कि बीच में जरूर कोई ना कोई तत्व आएगा। तो भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के बारे में जिज्ञासा बढ़ गई लोगों की। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? भाई बीच में कोई तत्व और आएगा तो जिज्ञासा तो बढ़ती है कि भाई बीच में कौन सा तत्व आएगा। तो सब वैज्ञानिक खोज करने लगे। तो 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन धीरे धीरे तत्वों की संख्या पहुंच गई 92। तो बहुत सारे तत्व खोज लिए गए इसका मतलब। और इन्होंने क्या कहा, क्या उपलब्धि थी इनकी कि जब ये अपने तत्वों के वर्गीकरण को कर रहे थे तो उस टाइम पर ये बड़ा ख्याल रख रहे थे कि तत्वों के जो गुण हैं उन गुणों की आवर्तता के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो जाए। तत्वों के जो गुण हैं उन गुणों में जो आवर्तता आ रही है, ऊपर से लेके नीचे तक जो वर्ग में तत्व आ रहे हैं उन सब के गुणों में एक ही प्रकार के गुण आने चाहिए। यानी कि उनके संबंध की गुणों की जो आवर्तता है वो बदलनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया कि जैसे यहाँ कोई तत्व लिख रहा है और या के नीचे ये तत्व आना है। अब इस तत्व और इसके नीचे ये तत्व लिख रहा है, तो यानी कि A, B, C 3 तत्व लिख दिए। तो इस एक एक गुण या C ते ज़्यादा मैच खा रहे हैं, B ते खा रहे हैं पर कम खा रहे हैं मैच। तो उसने क्या किया कि C का परमाणु भार ज़्यादा है, B का इससे कम है, A का इससे कम है, बढ़ते हुए क्रम में तो व्यवस्थित करेंगे। तो उसने क्या किया कि C को पहले ले लिया, B को बाद में रख दिया। यानी कि या के जो गुण हैं वो या तो ज़्यादा मेल खा रहे हैं, इसलिए ये इसके नज़दीक रख दिया। अब ये उल्टे कर दिए तो परमाणु भार को क्रम बदल गो। माना इसका अगर 14 है, इसका 15 है, इसका 16 है, तो क्या हो गया 14, 16, 15 है गो। परमाणु भार को क्रम उल्ट गो कि ना उल्टो। लेकिन इसकी उसने कोई परवाह नहीं की। उसने किस चीज़ की परवाह की, तो कहे तत्वों के गुणधर्म नहीं बदल जाएं। तो तत्वों के गुणों की आवर्तता को बनाए रखने के लिए उसने तत्वों के परमाणु भार को भी उलट दिया। जैसे आयोडीन को टेलोरियम से पहले रख दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार की कुछ उपलब्धियां मेंडेलीव के आवर्त सारणी की हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और अब हम उन उपलब्धियों को यहाँ पर नोट करते हैं। ओके बच्चों, तो आप फटाफट से सभी मुख्य बिंदुओं को लिख लीजिए। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, मेंडेलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। उपलब्धि लिख दो चाहे गुण लिख दो। प्रश्न में आपको उपलब्धियां भी पूछी जा सकती हैं, गुण भी पूछे जा सकते हैं, एक ही बात है। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था क्या उपलब्धियां थी, मेंडेलीव की क्या उपलब्धियां थी। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी बनाते समय सारणी के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़े, जिससे भविष्य में खोजे जाने वाले
तत्वों को बल मिला। ये बता रहा था मैं आपको कि बीच बीच में कछु खाली स्थान छोड़ दिए, अब खाली स्थान रह गए, तो वैज्ञानिकों को क्या लगा कि इन खाली स्थानों में कोई ना कोई आएगा, तो सभी वैज्ञानिक जुट गए और नए तत्वों की खोज में। तो भविष्य में जो खोजे जाने वाले तत्व हैं उनकी जो संभावनाएं थी उसको और प्रबलता हो गई कि और भी तत्व हो सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी उपलब्धि क्या थी? इन्होंने सारणी में तत्वों के गुणधर्मों की आवर्तता को बनाए रखने के लिए या बनाए रखा, इसके लिए इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के क्रम को उलटना पड़ा। बनाए रखा भले ही इसके लिए तत्वों के परमाणु भार के क्रम को उलटना पड़ा। जैसे एक उदाहरण भी दे देते हैं हम यहाँ पर, जैसे आयोडीन। भाई आयोडीन को कहाँ रख दिया? टेलुरियम्स के बाद में। जैसे आयोडीन, आयोडीन को परमाणु भार लिख दूं मैं यहाँ में 126.9 को टेलुरियम, और टेलुरियम का परमाणु भार लिख देते हैं 127.6। यहाँ को प्रतीक है Te के बाद रखा। अब देखो आयोडीन को इसके बाद रखा, जबकि पहले कौन आना चाहिए हो? बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो पहले 26 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, पहले 26 फिर 27। लेकिन गुणों के आवर्तता को बनाए रखने के लिए टेलुरियम को पहले रख दिया, आयोडीन को पीछे रखा। ठीक है ना। तीसरा, आवर्त सारणी के समय उत्कृष्ट गैसों के बारे में पता चल चुका था या खोज हो चुकी थी, कैसे लिख दो। उस समय तक उत्कृष्ट गैसों को ज्ञात बारे में पता चल गया तो इन गैसों को मेंडेलीफ ने सारणी में एक नया शून्य वर्ग को नामों रख दियो है हम,
शून्य वर्ग बनाकर व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, व्यवस्थित कर दिया था। तो ये इसकी 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां मैंने आपको यहाँ पर लिखी हैं और तीनों महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपको ठीक से ध्यान में रखना है। तीनों महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में मैंने आपको डिस्कस भी कर लिया था, चर्चा भी कर ली थी कि किस तरह से उपलब्धियां आपको लिखनी है। ठीक है ना। अब देखो उपलब्धियां यानी कि इनकी विशेषताएं ये हो गई आवर्त सारणी की, तो इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी रह गई थी। तो अब उन दोषों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी के दोष या कमियां, कछु ही कह दो, चाहे तो दोष कह सकते हो इनको, चाहे कमियां कह सकते हो। तो देखो पहली कमी, मेंडलीव ने कुछ स्थानों पर बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम का पालन नहीं किया। इन्होंने गुणों को ज़्यादा महत्वता दी थी, इसलिए पालन नहीं किया। दूसरी कमी, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा तथा असमान गुण वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा। तो ये भी इसकी एक कमी है कि अलग अलग गुण वाले तत्व तो अलग अलग वर्गन में चले गए, दूर दूर चले गए, और असमान गुण वाले एक डिंग आ गए। तीसरी कमी थी, ये हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। ये हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। और देखो इनके समय पर समस्थानिकों की भी खोज हो चुकी थी, तो इन्होंने सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। तो बच्चों ये मेंडलीव आवर्त सारणी की कमियां हो गई। 4 कमियां आपके सामने मैंने नोट की हैं, 3 इसकी उपलब्धियां आपके सामने नोट की थी। तो बड़ा जो प्रश्न आता है ये 2 नंबर के में या 3 नंबर वाले प्रश्न में, कई बार 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेंडलीव जो वैज्ञानिक था उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण दिया और सबसे पहले अपनी आवर्त सारणी बनाई, और आवर्त सारणी में उसके में 8 वर्ग और 6 आवर्त थे। इन्होंने एक आवर्त नियम भी दिया था, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और इनकी जो आवर्त सारणी बनी थी उस आवर्त सारणी की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हैं, तो साथ में कुछ इसकी कमियां भी थीं। तो बच्चों आज हमने मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में इस वीडियो में पढ़ा है। इसकी कमियां जब रह गई तो इसका मतलब ये जो वर्गीकरण है ये सर्वमान्य नहीं हुआ। इसके आगे अगले वैज्ञानिक आएंगे तो अगले वीडियो में हम अगले वैज्ञानिक के द्वारा दिए गया तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना।